वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्टर जो पार्ट जो आपका है उसके अंदर हम लोगों ने कर रहे थे। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करा। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। समझते हैं 1950 से लेकर के 1990 के बीच में क्या हुआ, कैसे क्या डेवलपमेंट हुई, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसकी दो पार्ट में मैंने बनाया है इसका वीडियोस। तो पार्ट 1 आज हम कराने वाले हैं। चलिए पार्ट 1 को हम लोग समझते हैं। तो आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट करने वाले हैं। तो ये आपका जो है, आइए ये जो आपका है क्लास 12th का रहेगा, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 के बीच में हम लोग समझने वाले हैं क्या हुआ उसके बारे में। आइए पार्ट 1 रहेगा, पार्ट सेकंड हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आइए पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं बच्चे उसके बारे में समझते हैं। और ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सवाल यहां से आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या था 1950 से लेकर के ड्यूरिंग 1990 के बीच में क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं और इसके क्या गोल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ पीसी महालेनोबिस उसके बारे में समझेंगे, महालेनोबिस। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड लैंड के रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे। और उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था और इसके सब्सिडीज एंड सब्सिडीज, इन सभी के बारे में एक एक करके सीक्वेंस में हम लोग समझेंगे बच्चे। तो आइए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन। यहां पर इंडियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं बच्चे, यहां पर 1950 से लेकर के 1990 की हम बात करेंगे। आइए इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बात कर रहे हैं किसकी, आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस की बाद हम अगर बात करें, यहां पर इंडिया फेस्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें उसके बाद इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हुआ करती थी, सच एज जैसे कि गरीबी यानी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी यानी लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उस टाइम पर, एंड इनएडिक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर था। बिल्कुल सही बात है। टू ओवरकम दीज इश्यूज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक प्लानिंग। सरकार, सवाल यह उठता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्यों लाया गया, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहां पर जब इंडिपेंडेंस की हम बात करें, इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुआ करती थी, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ रेट हुआ करती थी। इन सभी को ओवरकम करने के लिए, इन सभी को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग का डिसीजन लिया। यहां पर हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। इनका यही मोटो था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉवर्टी को कम कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके, लो ग्रोथ रेट जो है उसको और बढ़ा सके, यही इनका ऑब्जेक्टिव था। आइए बच्चे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। द लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 1951 की बात करें वॉज 18.33% एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अराउंड 32 ईयर्स, शोइंग द नीड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज। तो यहां पर सिंपल वर्ड में आप ये समझेंगे कि लिटरेसी का जो रेट था 1951 के दौरान तो 18.33% था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें बच्चे अराउंड 32 साल हुआ करते थे। सोइंग द नीड फॉर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज के लिए हुआ करती थी। कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीजें थी, हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन इकोनॉमी जहां पर 1950 से लेकर के 1990 के बीच में दशक में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आई बात समझ में क्लियर है पॉइंट्स? तो जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस आना शुरू हो गया। जैसे कि अगर बात करें तो वहां पर गरीबी थी, वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लो ग्रोथ रेट हुआ करती थी, जिसके लिए हम सरकार ने क्या नीति नियम लागू किए, इकोनॉमिक प्लानिंग को लाया गया ताकि उससे डेवलपमेंट हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? लिटरेसी रेट की अगर बात करें बच्चे तो यहां पर क्या था, 18.33% साल। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की जो एक्सपेक्टेंसी, एक जो एज हुआ करता था 32 साल ही हुआ करता था। ये सारे के सारे पॉलिसीज थी उस टाइम पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, आइए हम लोग एक बार आप समझते हैं कि यहां पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बच्चे यहां पर इकोनॉमिक्स के क्या सिस्टम है, इकोनॉमिक के सिस्टम क्या है, आइए इन सभी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स इंडियन, यहां पर अगर हम बात करें
इकोनॉमी की अगर बात करें तो तीन टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चे आइए हम लोग यहां पर समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के इकोनॉमिक होते हैं, कितने सिस्टम होते हैं, इन सभी के बारे में सबसे पहला क्या होता है बच्चे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए इन तीनों चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पर रिसोर्सेज के ओनर तो पब्लिक होते हैं बट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार उसको कंट्रोल कर रही होती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होती है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करी जाती है, जहां पर क्या डिसाइड किया जाता है कि यहां पर हमें प्रॉफिट से मतलब है। यहां पर हम जब बात करते हैं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन वेलफेयर। और जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें बच्चे तो को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एज वेल एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पर दोनों सेक्टर की कंबाइंड होती है, कॉम्बिनेशन होती है, हम वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी जो है बच्चे वो मिक्स्ड है। यहां पर दोनों ही सेक्टर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी। यहां पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी है और यहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी है, दोनों ही सेक्टर मिलकर के काम कर रहे हैं। हम इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चे। आइए बात समझ में क्लियर है। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको एक बार समझते हैं इन पॉइंट्स को और बेहतरीन तरीके से। आइए बच्चे, तो यहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आइए बच्चे सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन, इनका खुद का इंडिविजुअल कंट्रोल भी होता है और प्रोडक्शन की बात करी जाती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्स, बिल्कुल सही बात है, एंड रेगुलेट प्रोडक्शन। मैंने भी जस्ट बताया कि रिसोर्सेज के ओनर जो होते हैं, रिसोर्सेज के ओनर तो पब्लिक होते हैं बट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जिसको हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहां पर क्या है, सरकार की नजरों में सब बराबर होते हैं। सरकार कोई स्कीम निकालते हैं सभी के लिए निकालते हैं, जस्टिस के बिहाफ पर। तो वहां पर रिसोर्सेज के ओनर तो पब्लिक है बट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। रूल्स बनाना है, रेगुलेशंस बनाना है, पॉलिसीज फ्रेमिंग करना इस सरकार के हाथ में होती है। समझ में आ गया। तो यहां पर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जब हम कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों ही सेक्टर को जोड़ करके जब हम बनाते हैं इकोनॉमी, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं बच्चे। क्लियर है पॉइंट्स, क्या ये बातें समझ में आ गया। तो इकोनॉमी के टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं हम। यहां पर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई, यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन क्या किया जाता है, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग किया जाता है। कंज्यूमर जो मांगेगा वही हम बेचेंगे, कंज्यूमर को जो डिमांड है वही हमें सप्लाई करना है। तो यहां पर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन वेलफेयर। बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार वेलफेयर पे ध्यान देती है, कोई भी स्कीम निकालती है सभी के लिए निकालती है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे कि बच्चे यहां पर मोदी जी भी, अंबानी जी भी है, तो यहां पर दोनों ही लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रही है, दोनों ही सेक्टर मिलकर के जब हम काम करेंगे, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं बच्चे। समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर है। आइए की फीचर्स को हम लोग समझते हैं। तो प्रॉफिट ड्राइविंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है बच्चे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। कंज्यूमर इज द किंग इन द विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कंज्यूमर इज द किंग इन द विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, कंज्यूमर कहां पर राजा होते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी बोले तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यहां पर मिनिमल गवर्नमेंट होते हैं इंटरवेंशन, कंपटीशन लीड्स एफिशिएंसी की बात करी जाती है बच्चे। स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करा जाता है। कहां पर, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। यहां पर इक्वल, यहां पर फोकस किया जाता है सोशल वेलफेयर, यहां पर वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। बट यहां पर क्या होता, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेट की इंडस्ट्रीज एंड बैलेंस ग्रोथ विद द सोशल वेलफेयर। तो यहां पर दोनों ही मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आइए बच्चे एग्जांपल को समझते हैं, ऐसा कौन सा इकोनॉमी है, कौन सा जगह है। तो यहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की एग्जांपल की बात करें, यूएसए और यूके जो है एग्जांपल आता है किसका, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, चाइना, यूएसएसआर बिफोर 1991,
बट इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की जब बात करते हैं बच्चे, मैंने अभी जस्ट बताया इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया एंड फ्रांस, ये दो जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी के अंदर आता है। आई होप ये डिफरेंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ सकता हूं। आइए एक बार सिंपल वर्ड में मैं समझा देता हूं कि यहां पर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में वेलफेयर का ध्यान दिया जाता है, सरकार यहां पर रिसोर्सेज के ओनर पब्लिक होते हैं, बट सरकार इसकी क्या कर रही होती है, रेगुलेशन कर रही होती है, कंट्रोल सरकार करती है, यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमिंग की जाती है। बट कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ विच इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। यहां पर क्या होता है, कंज्यूमर फ्रीडम होते हैं, वो अपने पैसे से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। बट मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां पर दोनों सेक्टर काम कर रही होती है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, तो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से सभी के बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे आइए, व्हाट इज प्लान, बहुत नाम सुना है, प्लान 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 क्या होता है, प्लान क्या होता है, एक स्ट्रैटेजीज होता है, एक आपको रोड मैप तैयार किया जाता है, आपको बताया जाता है आपका प्लान क्या है। बिफोर कोई भी काम करने से पहले, एक्शन लेने से पहले आपका प्लान तो होना चाहिए, आपकी रणनीति तो होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजीज तो होनी चाहिए कि आपको काम कैसे करना है, किस मोड में करना है, किस टाइम करना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसीज उसमें अप्लाई करना है, ये सभी चीजों को बनाने का काम प्लान। तो प्लान बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप मान लीजिए एग्जाम देने जाते हैं, क्या प्लानिंग नहीं करते हैं? करते हैं। बिना प्लान का कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्लान बहुत जरूरी होता है। आइए बच्चे समझते हैं। अ प्लान इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस इकोनॉमिक गोल। ये प्लान वो चीज होता है, इकोनॉमिक गोल्स के बारे में बताता है, स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड पॉलिसीज फॉर अ फिक्स पीरियड के बारे में बताता है। इन इंडिया 5 ईयर प्लान्स आ गया, वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चे यहां पर जब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान जो हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना जो लाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्लान लाया गया बच्ची? दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो लाया गया प्लान उसको हम 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। तो अ प्लान इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस इकोनॉमिक गोल। प्लान एक वो चीज होती है जो इकोनॉमिक गोल्स के बारे में आपको डिसीजन मेकिंग करती है, स्ट्रैटेजीज बताती है एंड पॉलिसीज बनाती है फिक्स पीरियड के लिए। जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान लाया गया जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना एंड सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना। बच्चे आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें 1991 से लेकर 1951 से लेकर के 1956 की अगर हम बात करें, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की बात करी जाती है। वाइल सेकेंड ईयर प्लान की बात करें बच्चे, जो 1956 से लेकर के 1961 की हम बात करें, एम्फेसिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ध्यान रखेंगे, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 के दौरान, वो फोकस एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे कर रही थी, जबकि सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से लेकर के 1961 के बीच में, जो क्या कर रही थी? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रही थी। आई होप आपको प्लान के बारे में चीजें समझ में आ गया। प्लान वो चीज होता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है, यहां पर इकोनॉमिक गोल के बारे में बताएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताएगा। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। भाई साहब, ये पंचवर्षीय योजना को जो लाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन कारण क्या था? क्या पर्पस था इसका? बच्चे आइए हम लोग समझते हैं, गोल को समझते हैं। इसका गोल क्या था? तो डिस्क्रिप्शन की हम बात करें और यहां पर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। आइए, इसका गोल क्या था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ। आइए, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। बच्चे, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो यहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। आइए, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एग्जांपल क्या है? जब आप इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो यहां पर क्या होगा? आपका जीडीपी जैसे बढ़ रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल किसका आ जाता है बच्चे? यहां पर 5 ईयर प्लान का जो गोल्स है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ की। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की बात करें, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड फॉर एफिशिएंसी। यहां पर नए टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। जैसे कि यूज ऑफ मशीन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है, यहां पर आप मशीन्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। चलिए बच्चे, हम इक्विटी की बात करें, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज।
इनइक्वालिटीज इन दी सोसाइटी, यहां पर जितना हो सके समाज में जो इनइक्वालिटीज है उनको कम करने के लिए लाया गया, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गया, पॉवर्टी एलिवेशंस हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, ये एग्जांपल है इसका। सेल्फ रिलायंस की अगर बात करें बच्ची, तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस फॉर ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, तो यहां पर डिपेंडेंसी जो था, ज्यादा निर्भर रहा करते थे फॉरेन सेक्टर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा कम हो गया। जैसे कि एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लाइक मेक इन इंडिया, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, अपने मेकिंग इंडिया पे काम कर रहे थे, इंडिया में वो चीज कर रहे थे, तो इससे क्या हो गया, डिपेंडेंसी रेशियो कम हो गया। आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे गोल है किसका, 5 ईयर प्लान्स का। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, आइए इनको आप जानते होंगे, इनका नाम क्या है, महालेनोबिस। आइए बच्चे, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये कौन है, आर्किटेक्ट है इंडियन प्लानिंग का, प्रशांता चंद्र महालेनोबिस एंड इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्लेड अ विटल रोल ऑफ शेपिंग इंडियाज अर्ली इकोनॉमिक प्लान के बारे में बताया गया है। तो बहुत ज्यादा इनका रोल था यहां पे। ही एम्फेसिस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील हो गया, मशीनरी हो गया एंड केमिकल्स हो गया। तो इनका ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कहां पर देखने को मिल रही है, तो यहां पर स्टील के ऊपर, यहां पर मशीन के ऊपर एंड केमिकल, तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज में इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आइए बच्चे एग्जांपल को समझते हैं। तो यहां पर द सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 में जो आया था, वाज बेस्ड ऑन महालेनोबिस मॉडल्स प्रायोरिटाइजिंग इंडस्ट्रीज ओवर एग्रीकल्चर फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो यहां पर सेकंड 5 ईयर की जो हम प्लान की बात करते हैं, ये 1956 से 61 की बात करें, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चे, जिससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात बताई जा रही है। समझ में आ गया? तो यहां पर महालेनोबिस की अगर हम बात करें, महालेनोबिस की अगर हम बात करें, ये आर्किटेक्ट है इंडियन प्लानिंग का, जिन्होंने क्या है, ये कौन है, एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन है, जो क्या कर रहे हैं, यहां पर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा, स्पेशली इनका डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि स्टील हो गया, मशीनरी हो गया, केमिकल्स में। तो ये वो व्यक्ति है महालेनोबिस। आई होप आप जानते होंगे इनको। इनका पूरा नाम क्या है, प्रशांता चंद्र महालेनोबिस। इज अ इंडियन स्टैटिस्टिशियन और प्ले अ विटल रोल ऑफ शेपिंग इंडियन अर्ली इकोनॉमी। यहां पर इंडिया का जो अर्ली इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसमें इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए बच्चे, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमने समझ चुके हैं। तो सर्विस सेक्टर आइए, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग आ गया। सर्विस सेक्टर में क्या आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, उसके बाद कम्युनिकेशन आता है, ट्रेड आता है। प्लेड अ की रोल इन द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है। आइए एग्जांपल को समझते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई इन 1955 हेल्प एक्सपैंड द बैंकिंग सेक्टर। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, जब भी हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर में क्या आ गया, बैंकिंग का जो सर्विस है, बैंकिंग सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस देते हैं कस्टमर को। यहां पर इंश्योरेंस के सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर है, कस्टमर को, क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस हो गया, कम्युनिकेशंस का सर्विस हो गया, ट्रेड का सर्विस हो गया, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर है। ये प्ले कर रहे हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज्यादा ये ग्रोथ कंट्रीब्यूशन रहती है इनकी। जैसे एसबीआई की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या करा, एक्सपेंड करा किसको, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया और इंप्रूव करा किसको, क्रेडिट एक्सेस फॉर बिजनेस एंड फार्मर्स। आई होप आपको सर्विस सेक्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं बच्चे, लैंड शेलिंग की बात करते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ मैक्सिमम लिमिट ऑन लैंड ओनरशिप टू प्रिवेंट लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम होल्डिंग एक्सेसिव लैंड। आइए यहां पर एग्जांपल समझते हैं। द जमींदारी एबोलिशन एक्ट इन अ स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हेल्प डिस्ट्रीब्यूट लैंड अमॉन्ग द स्मॉल फार्मर्स। तो इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे जो किसान हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करा।
कहां पर? तो यहां पर उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर सिंपल वर्ड में ये समझेंगे, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार यहां पर इंपोज कर रही है मैक्सिमम लिमिट ऑन लैंड ओनरशिप। ओनरशिप को यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर इंपोजेस कर रहे हैं, ताकि यहां पर क्या कर सके, छोटे छोटे किसानों को भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके या उनको भी दे सके, उनको भी हेल्प कर सके। इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स लाया गया। आइए बच्चे, उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो ओनरशिप एंड इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज ए स्मॉल फार्मर्स एंड हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द देयर लैंड। यहां पर जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या कर सके? डायरेक्ट कंट्रोल कर सके अपने लैंड को। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडिंग लैंड ओनरशिप टू टेनेंट फार्मर्स लीड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। जिससे क्या हो सकता है यहां पर बेटर लाइफ स्टैंडर्ड वो इंप्रूव कर सके। आइए बच्चे, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो आइए ग्रीन हम रिवॉल्यूशन को समझते हैं बच्चे, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के थ्रू। आइए हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशंस को समझते हैं, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको HYV कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी की बात करें, सीड्स, chemicals, fertilizers and advanced irrigation techniques. This significantly boost agriculture output. For example की अगर बात करें, India's wheat production increased from 10 million tons in 1960 to 20 million tons in 1970. Reduced dependency on food imports. बिल्कुल सही बात है। ये जो फूड के ऊपर जो डिपेंडेंसी रेशियो जो था वो कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो अगर बात करें इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद हमारे पास जो जमीन है, या हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हो चुका है, सीड्स हो गया, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, पहले से बेहतर हो चुका है, प्रोडक्शन बढ़ गया है यहाँ पर। तो क्या हुआ है, वीट की प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इंपोर्ट की डिपेंडेंसी रेशियो कम हो चुका है। आइए इंपैक्ट की अगर बात करें, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रीन प्रोडक्शन। सही बात है। नेगेटिव क्या है, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू सोइल डिग्रेडेशन। तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, तो इंडिया क्या हो चुके, फूड ग्रेन में बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी उनका खुद का हो चुका है, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। बट यहां पर डिपेंडेंसी कम है किशोर क्षेत्र की बात करें। और यहां पर इंक्रीज नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो गया, यहां पर फर्टिलाइजर ज्यादा हम केमिकल यूज करने की वजह से हमारा जो लैंड जो है सोल जो हो गया, मिट्टी जो हो गया, यहां पर डिग्रेडेशन हो चुका है। आइए बच्ची, द डिबेट ओवर सब्सिडीज, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं डिबेट के ऊपर। तो एस्पेक्ट की बात करें हम यहां पर, और आर्गुमेंट्स इन अ फेवर की हम बात करें, या यहां पर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट की हम बात करें, तो सपोर्ट फॉर फार्मर्स की बात करें, हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अफोर्ड एसेंशियल टू इनपुट्स लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर की यहां पर बात करी जाती है, जहां पर सपोर्ट किया जाता था। एग्रीकल्चर के फेवर में क्या था, अगेंस्ट में क्या था, उस पर चर्चा करें। सपोर्ट फॉर फार्मर्स, तो हेल्प्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अफोर्ड एसेंशियल इनपुट, जैसे कि सीड हो गया, फर्टिलाइजर, वो अफोर्ड कर सके। अगेंस्ट क्या था, कैन मेक फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एड्स इंस्टीड ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बजाय डिपेंडेंट सरकार के ऊपर हो जाया करते थे, ये गलत पॉइंट था उसका। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, इनकरेजेस हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटीज, ज्यादा से ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्रोडक्शन को, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए। यहां पर पुट्स इन फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती थी फिस्कल डेफिसिट। आइए मार्केट प्राइसेस की अगर हम बात करें कि इनपुट कॉस्ट लो, जब इनपुट का कॉस्ट लो होगा तो मेकिंग फूड्स अफोर्डेबल होगा फॉर कंज्यूमर के लिए, कम पैसे में पर्याप्त गुड्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर क्या हुआ, डिस्टोर्ट मार्केट प्राइसेस, प्रिवेंटिंग नेचुरल सप्लाई एंड डिमांड बैलेंसेस। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, इंश्योर स्टेबिलिटी इन फार्मिंग एंड रूरल इकोनॉमी। तो यहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कहां पर था, फार्मिंग के अंदर एंड रूरल इकोनॉमी के अंदर। बट यहां पर अगेंस्ट में क्या था, कैन लीड टू ओवर यूज
ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फर्टिलाइजर हार्मिंग सस्टेनेबिलिटी। ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड फर्टिलाइजर को यूज करने की वजह से सस्टेनेबिलिटी भी यहां पर हो सकता है। आइए बच्चों, उसके बाद अगर हम रिकैप की बात करें, आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या समझा, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में समझा, इंडिया फेस्ड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने इंडिया एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, ब्लेंडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर रोल्स के बारे में समझा, 5 ईयर प्लान्स के बारे में इंट्रोड्यूस फॉर सिस्टमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझा। गोल्स ऑफ प्लानिंग की बात करें, फोकस ऑन ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस की बात करा। लेनोबिस स्ट्रेटजीज की बात करें, एम्फेसिस हैवी इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में समझा। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी राइजेस के बारे में समझा। लैंड रिफॉर्म, सेलिंग ऑन लैंड ओनरशिप एम टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, HY बी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन बूस्ट प्रोडक्शन। उसके बाद सब्सिडीज डिबेट की बात करें, हेल्प फार्मर्स बट इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। इन सभी के बारे में हम लोगों ने समझा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। कोई भी अगर आपका सवाल होता है, कोई भी आपके लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।